नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडुट्रिक्स पर। ये इनकम टैक्स सीरीज़ है जिसमें आज हम सीखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में ग्रॉस एनुअल वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। क्योंकि ये क्वेश्चन इस नंबर से ही, इस आइटम से स्टार्ट होता है, GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बहुत से बच्चों को यही कैलकुलेट करना नहीं आता है और वो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप इसी में कंफ्यूज हो गए तो आपका आगे का सवाल बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता। ये कोई मुश्किल भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। और मेरा यकीन मानिए, अगर आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो कभी भी आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू गलत नहीं हो सकती। तो आइए देखते हैं GAV कैसे कैलकुलेट होती है। हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड। इसे जानने से पहले हम कुछ इसके बेसिक्स जान लेते हैं। एनुअल वैल्यू, जिसको कि नोशनल रेंट भी कहा जाता है, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि इसे नोशनल रेंट क्यों कहते हैं। दोस्तों, हमारे पास जो भी एनुअल वैल्यू आएगी वो किन्हीं भी 4 अमाउंट में से आएगी। वो 4 वैल्यूज़, वो 4 अमाउंट कौन से हैं, पहले हम उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहला है म्यूनिसिपल वैल्यू। दिस इज़ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिटरमाइंड बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ स्टेट फॉर टैक्स पर्पस। ये आपके लोकल एरिया की म्यूनिसिपैलिटी है जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिसाइड करती है टैक्स पर्पस के लिए। सो दिस इज़ कैलकुलेटेड बाय द साइड ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा है फेयर रेंट। रेंट चार्ज बाय द सिमिलर प्रॉपर्टी। आप ही के लोकल एरिया में, मतलब एसएससी के ही लोकल एरिया में क्या रेंट उसी तरह की प्रॉपर्टी का चल रहा है, वो क्या रेंट चार्ज कर रहा है, उसे हम फेयर रेंट बोलते हैं। स्टैंडर्ड रेंट, दिस इज़ मैक्सिमम रेंट विच अ पर्सन कैन चार्ज अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। इससे ज़्यादा का रेंट चार्ज नहीं कर सकता है ऑनर। और लास्ट है एक्चुअल रेंट, जो एक्चुअली रिसीव होता है ऑनर को। दोस्तों, जो एनुअल वैल्यू आएगी वो इन चारों में से ही कोई एक आएगी। और मान लीजिए कि वो पहली 3 में से आई। आप पहले तो ये समझ लीजिए कि जो पहली 3 आइटम है, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, ये तीनों आइटम ऐसी हैं जो असल में मकान मालिक को, ऑनर को रिसीव नहीं होती। उसे जो मिलता है तो वो एक्चुअल रेंट ही मिलता है। मतलब सिर्फ ये इकलौता ऐसा हेड है जहाँ पर आपको ऐसी इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ सकता है जो आपने कमाई ही नहीं। मान लीजिए एनुअल वैल्यू पहली 3 में से आती है, क्योंकि वो चारों में से किसी में भी आ सकती है। अगर वो चौथी आई तब तो ठीक है, मकान मालिक ने उसे कमाया और उसके ऊपर टैक्स दे दिया। लेकिन अगर ग्रॉस एनुअल वैल्यू पहली 3 में से आई तो मतलब उसे उस पर टैक्स देना पड़ेगा जो इनकम उसने कमाई ही नहीं। दोस्तों, इसीलिए इसे बोलते हैं नोशनल रेंट, मतलब अवास्तविक किराया। अब आइए जानते हैं कि ये किस तरह से कैलकुलेट होता है। बहुत ही आसान सा ये मेथड है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से सबसे पहले हम लेते हैं मैक्सिमम। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा, बहुत आसान है, जो भी मैक्सिमम अमाउंट आएगा उसे आप ले लीजिए। फिर इसे हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से। तो ये जो मैक्सिमम ऊपर आया और स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में से जो भी कम आएगा मिनिमम, उसे हम एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं। टेक्निकली हम इसे बोलते हैं कि म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज़ हायर कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। तो ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो हमने इसको थोड़ा सा आसान शब्दों में बना दिया कि मैक्सिमम जो आया और स्टैंडर्ड रेंट, इनमें से जो मिनिमम है वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। तो देखिए, एक्सपेक्टेड रेंट तक पहुँचते पहुँचते हमने 3 आइटम, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, ये तीनों तो यूज़ कर ली। अब जो लास्ट हमारे पास आया है एक्सपेक्टेड रेंट, उसे हम कंपेयर करेंगे अपने एक्चुअल रेंट से। अब जब इसे हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास 2 केस हो सकते हैं। उसमें से पहला है कि मान लीजिए एक्चुअल रेंट कम आया एक्सपेक्टेड रेंट से।
ये तो इस तरह की बात हुई कि जो मकान मालिक है वो कम से भी सबसे कम किराया वसूल रहा है। तो दोस्तों इसके दो कारण हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला हुआ ड्यू टू वैकेंसी, यानी कि उसका घर प्रॉपर्टी मकान कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए साल में खाली रहा तभी ऐसा हो सकता है कि उसका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। और ऐसे में डिपार्टमेंट मान लेगा कि हाँ जी, आपका एक्चुअल रेंट सच में कम है, आप चोरी करने के पर्पज़ से इसे कम नहीं दिखा रहे हैं, तो एक्चुअल रेंट ही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अगर किसी और कारण से, ड्यू टू एनी अदर रीज़न, किसी और कारण से अगर आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम हुआ, तो यानी आप कुछ चोरी करने का पर्पज़ उद्देश्य रखते हैं, तो ऐसे में एक्चुअल रेंट जीएबी नहीं माना जाएगा, बल्कि एक्सपेक्टेड रेंट को जीएबी माना जाएगा। और लास्ट, अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है, फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, कुछ सोचने की बात ही नहीं है, एक्चुअल रेंट सीधा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। और ये है दोस्तों इसी टॉपिक के ऊपर एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल, जिसमें मैंने 6 केसेस लिए हैं। अगर आप इन 6 केसेस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी जीएबी की कैलकुलेशन कभी भी गलत नहीं होगी। इन 6 केसेस में से के बाहर कोई केस नहीं आ सकता है। इन 6 केसेस में वो सभी केसेस कवर होते हैं जो जिस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप सिर्फ इन 6 केसेस की प्रैक्टिस कर लीजिए और आपका जीएबी का टॉपिक बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन टच कीजिए, ताकि नए नए टॉपिक आपको तुरंत मिलते रहें। और अपने दोस्तों का भी भला कीजिए, तो उस वीडियो को आपको शेयर भी करना है। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।